नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज देखने जा रहे हैं। आइए हम आज अच्छा से सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। एनटीपीसी या ग्रुप डी या और कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें साइंस का क्वेश्चन आता है तो इसमें ज़रूर पूछेगा, इससे ज़रूर फंसेगा। इसलिए कि हम इसमें A to Z जितना हो सकता है अच्छा से अच्छा क्वेश्चन हमने टोटल इसमें कलेक्ट किया है। तो आप अच्छा से देखिए, ठीक ना। हमारा आज का टॉपिक है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी आज का हमारा टॉपिक है। आपको अच्छा लगेगा तो कृपया शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऋणात्मक तथा धनात्मक शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए है फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी है थेल्स, ऑप्शन सी है न्यूटन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रैंकलिन। आप भी मेरे साथ साथ लगाने की कोशिश कीजिएगा ताकि दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ अर्धचालक है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी चांदी। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक है? ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है चांदी। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लकड़ी। अगर चांदी पूछा जाए तो ये चालक हो जाएगा, ठीक ना। है सिलिकॉन हो जाएगा अर्धचालक हो जाएगा, और जो लकड़ी होगा अचालक होगा, जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। और जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? चालक। और जिसमें विद्युत का प्रवाह पूरी तरह से नहीं होता है उसे अर्धचालक कहते हैं। तो इतना आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ चालक है? तो ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी। तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन? आप बता दीजिए। देखिए इसमें ऑप्शन ए, बी और सी तीनों हो जाएगा, ठीक ना। इसमें सभी होगा, सभी इसमें तीनों हो जाएगा, सोना तांबा चांदी। तीनों में विद्युत का प्रवाह हो सकता है। देखिए अगर पूछेगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है तो आंसर होगा चांदी। ये ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा पूछेगा तो चांदी। और सबसे कम विद्युत का चालन किस में होता है तो हो जाएगा शीशा, ठीक है ना, शीशा हो जाएगा। इतना आप ध्यान रखिए, ये परीक्षा में आ सकता है तो इतना ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा चांदी, सबसे कम शीशा। चलिए आगे चलते हैं। ताप बढ़ने से चालक की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ेगा तो बढ़ने से चालक की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी चालक की विद्युत चालकता बढ़ता है कि घटता है, क्या समान रहता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घटता है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो घटेगा, ठीक है ना। अगर वहीं बात की जाए कि ताप बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। इतना ध्यान रखिएगा कि जो चालकता होती है, विद्युत चालकता होती है, चालकता इसके विपरीत होती है आपको प्रतिरोध, ठीक है ना। यानी अगर चालक की चालकता घटती है तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। अगर चालक बढ़ती है तो प्रतिरोध घटेगा। इतना आप ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं।
ताप बढ़ने से चालक की विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? सॉरी दोस्तों, नहीं ये नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए समान रहता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी घटता है। ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। ताप बढ़ने से चालक की विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है, यानी विद्युत चालकता घटता है लेकिन प्रतिरोध बढ़ता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ताप बढ़ने से अर्धचालक की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए समान रहता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी घटता है। तो आंसर होगा बढ़ता है। ताप में अर्धचालक की विद्युत चालकता बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं। अशुद्धि मिलाने से अर्धचालक की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी अर्धचालक में जब अशुद्धि मिलाएंगे तो विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी विद्युत चालकता क्या होगा? ऑप्शन ए समान रहता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी घटता है। तो आप लगा चुके होंगे आंसर, मैं बता दे रहा हूँ, बढ़ेगा। यानी अशुद्धि भी जब मिलाएंगे तो अर्धचालक विद्युत चालकता ज़्यादा प्रवाह करेगा। चलिए आगे देखते हैं। दो समान आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? यानी दो समान आवेश रहेगा, दो समान आवेश रहेगा तो विद्युत दो आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? ऑप्शन ए है आकर्षण, ऑप्शन बी है प्रतिकर्षण और ऑप्शन सी है विकर्षण। तो इसमें आंसर होगा प्रतिकर्षण। यानी जो समान जब आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा। इतना आप ध्यान रखिए, प्रतिकर्षण होगा। चलिए आगे चलते हैं। दो असमान आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? तो ऑप्शन ए आकर्षण, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण, ऑप्शन बी सी विकर्षण। तो इसमें आंसर होगा आकर्षण। यानी जब दो असमान आवेश रहेंगे तो उसमें आकर्षण होगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी कम होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी जो खोखला चालक है उसमें विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, उसमें विद्युत क्षेत्र कुछ नहीं होता है। इसीलिए जब बंद कार पर अगर बिजली गिरती है तो उसका प्रवाह जो है बाहरी स्तर पर ही रहता है, अंदर नहीं जाता है। ठीक ना, उसमें जो लोग रहते हैं सुरक्षित रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत विभव का आंसर वोल्ट, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वाट। तो विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। ध्यान रखिएगा, विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है फैराडे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फैराडे। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है? तो ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी ज़्यादा। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का विभव जो होता है शून्य होता है, यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। ठोस में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी होल। तो इसका आंसर होगा ठोस में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। द्रव में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी आयन। ठीक है ना दोस्तों, तो आप लगा चुके होंगे आंसर। चलिए आगे चलते हैं। डिस्ट धारा में विद्युत का प्रवाह कैसे होता है? तो एक ऑप्शन ए में है एक दिशा में होता है, ऑप्शन बी है विपरीत दिशा में होता है, ऑप्शन सी समान दिशा में होता है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए, एक दिशा में होता है। यानी जो डिस्ट धारा होता है, आप देखेंगे कि इसका जो डिस्ट धारा का वोल्टेज घटता बढ़ता नहीं है, इसलिए उसकी दिशा एक ही होती है।
लेकिन वहीं जो परावर्ती धारा AC है उसका वोल्टेज कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, यानी उसका धारा अपवर्तित होती है। लेकिन दिष्ट धारा में जो विद्युत का प्रवाह है तो ये समान रूप से एक दिशा में चलता है, लेकिन वहीं विद्युत आपको प्रत्यावर्ती धारा में कभी कम कभी बेसी होता रहता है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वाट। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्पियर। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा में विद्युत धनात्मक क्षण क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मक क्षण को ऑप्शन ए है कैथोड, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड। तो आप आंसर लगा चुके होंगे। इसमें ऑप्शन ए एनोड होगा। अगर वहीं ऋणात्मक क्षण की बात कहें तो उसमें कैथोड, यानी ऋणात्मक क्षण को कैथोड कहते हैं और धनात्मक क्षण को एनोड कहते हैं। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा में विद्युत ऋणात्मक क्षण को क्या कहते हैं? तो मैं बता चुका हूँ। इसमें ऑप्शन ए होगा कैथोड। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक सेल है? तो ऑप्शन ए है वोल्टेज सेल, ऑप्शन बी ट्रैक्टर की बैटरी, ऑप्शन सी लेक्लांसी सेल। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी वोल्टेज सेल और लेक्लांसी सेल दोनों प्राथमिक सेल है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है? तो ऑप्शन ए है वोल्टेज सेल, ऑप्शन बी ट्रैक्टरों की बैटरी, ऑप्शन सी लेक्लांसी सेल। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रैक्टरों की बैटरी। ये है जो द्वितीयक सेल का उदाहरण है और ये दोनों प्राथमिक सेल है। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। रिचार्जेबल सेल किससे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है प्राथमिक सेल, ऑप्शन बी द्वितीयक सेल, ऑप्शन सी लेक्लांसी सेल। तो इसमें आंसर होगा द्वितीयक सेल। देखिए जो द्वितीयक सेल है उसे रिचार्जेबल सेल क्यों कहा जाता है कि इसे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, यानी सबसे पहले इसे विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, फिर इसे रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसे पहले जो चार्ज होता है तो इससे पहले उपयोग किया जाता है, फिर जब खत्म हो जाता है तो फिर से इसे चार्ज करके उपयोग किया जाता है। लेकिन जो प्राथमिक सेल में ऐसा नहीं होता है। इसे एक बार अगर उपयोग कर दिया जाए तो ये खत्म हो जाता है। ठीक है ना। एक बार में, सिर्फ एक बार में प्राथमिक सेल खत्म हो जाता है और द्वितीयक सेल है जो बार बार इसे रिचार्ज कर कर उपयोग में लाया जाता है, इसीलिए इसे रिचार्जेबल सेल कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आपको अच्छा लगा होगा। चलिए कौन द्वितीयक सेल का उदाहरण, कौन द्वितीयक सेल है? तो ऑप्शन ए है वोल्टेज सेल, ऑप्शन बी इमरजेंसी लाइट की बैटरी, ऑप्शन सी लेक्लांसी सेल। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इमरजेंसी लाइट की बैटरी। ये द्वितीयक सेल का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 1.08 वोल्ट, ऑप्शन बी है 1.50 वोल्ट, ऑप्शन सी है 2 वोल्ट यानी 2 वोल्ट। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.08 वोल्ट। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। किस सेल में विद्युत घंटी टेलीफोन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है वोल्टेज सेल, ऑप्शन सी है शुष्क सेल, ऑप्शन सी है लेक्लांसी सेल। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेक्लांसी सेल। देखिए इसमें लेक्लांसी सेल क्यों होगा? इसलिए कि जो विद्युत घंटी है या टेलीफोन है इसमें रुक रुक कर धारा की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो धारा का प्रवाह होता है रुक रुक कर होता है, यानी थोड़ा थोड़ा समय के लिए, इसीलिए इसमें लेक्लांसी सेल का प्रयोग होता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस सेल में ट्रांजिस्टर और रेडियो का प्रयोग किया जाता है?
तो ऑप्शन ए है वोल्टेज सेल, ऑप्शन बी है शुष्क सेल, ऑप्शन सी है लेक्लांसे सेल। तो आप आंसर लगा चुके होंगे, ठीक ना। तो मैं अब बता दे रहा हूँ, इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी शुष्क सेल। यानी टॉर्च है जो ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, इसका प्रयोग शुष्क सेल का बैटरी किया जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। लेक्लांसे सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? ऑप्शन ए है 1.08 वोल्ट, ऑप्शन बी है 1.50 वोल्ट, ऑप्शन सी है 2 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1.50 वोल्ट। चलिए आगे चलते हैं। वोल्टेज सेल किस रसायन में डूबा रहता है? यानी उसमें कौन सा रसायन रहता है वोल्टेज सेल? तो ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें ऑप्शन ए होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है वोल्टेज सेल में। चलिए आगे चलते हैं। लेक्लांसे सेल किस रसायन में डूबा रहता है? तो ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है ओम। तो विद्युत प्रतिरोध का इकाई मात्रक हो जाएगा ओम, ऑप्शन सी ओम। चलिए आगे चलते हैं। सबसे कम विद्युत प्रतिरोध किसका होता है? ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है सोना। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चांदी। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो विद्युत चलकता होता है वो प्रतिरोध का विपरीत होता है, ठीक ना। जब चांदी सबसे ज़्यादा विद्युत का चालक है तो जाहिर सी बात है कि इसका विद्युत प्रतिरोध सबसे कम होगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध किसका होता है? तो ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है शीशा, ऑप्शन सी है सोना। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शीशा। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा वाट, यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो ऑप्शन ए है अधिकतम होता है, ऑप्शन बी शून्य होता है, ऑप्शन सी अनंत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनंत। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक ना, यानी ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, 2 बार क्वेश्चन टाइप हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो ऑप्शन ए अधिकतम होता है, ऑप्शन बी शून्य होता है, ऑप्शन सी अनंत होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनंत होता है, यानी अब एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। चलिए आगे चलते हैं। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ऑप्शन बी है फैराडे के नियम, ऑप्शन सी है लेंज का नियम। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन ए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। चलिए आगे चलते हैं। कृत्रिम पेसमेकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ऑप्शन बी है फैराडे के नियम, ऑप्शन सी है लेंज का नियम। तो इसमें भी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। चलिए आगे चलते हैं। एल्युमिनियम सोडियम कैल्शियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है विद्युत अपघटन विधि द्वारा, ऑप्शन बी है साल्वे विधि द्वारा, ऑप्शन सी है डिकेन विधि द्वारा। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत
अपघटन विधि द्वारा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि और भी दोस्तों को लाभ हो। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि मैं आपके पास अगली वीडियो पहुंच सके। ठीक ना दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।